हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। यहाँ से बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं और कहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनती है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को हम डिटेल में देखेंगे। और इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। आने वाले टाइम में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इस टॉपिक में हम जो डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके साथ ही पार्ट 4th ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके साथ ही आर्टिकल 51 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके साथ ही स्वर्ण सिंह कमेटी, फंडामेंटल ड्यूटीज टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं फ्रेंड्स वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। तो इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है अपने चैनल के ऊपर, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को डिटेल में मैंने डिस्कस किया है कि सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है किन किन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड जो है उनसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिया गया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप उसे देख सकते हैं। इसके साथ ही फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारी है वो जस्टिसेबल हैं या नॉन जस्टिसेबल हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जस्टिसेबल क्या होता है फ्रेंड्स, जिसके लिए आप क्लेम कर सकते हो, यू कैन गो टू द जुडिशरी एंड क्लेम फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर राइट। बट नॉन जस्टिसेबल के अंदर वो चीज़ आती है फ्रेंड्स जिसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हो, दीज आर द एडवाइजरी इन नेचर होती हैं। तो इस एंड एवरी रिस्पेक्ट को हम डिटेल में देखते हैं। इससे टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे से फेसबुक पे जुड़ना चाहते हो तो वहाँ पे फेसबुक पेज है द नॉलेज रेस, और इसके साथ ही आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, द नॉलेज रेस से चैनल वहाँ पे है। तो आइए फ्रेंड्स टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जितने भी टॉपिक्स इसके अंदर देखे हैं हमने, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, देखिए हमारे दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, एक आता है राइट्स और दूसरा आता है ड्यूटीज़। हमें राइट्स मिलते हैं, क्या हमें सिर्फ हमें लेने का ही हक है? क्या हमारे पास सिर्फ लेते ही रहें यही अधिकार है? हमारा कुछ फ़र्ज़ नहीं बनता, हमारी कोई ड्यूटी नहीं बनती? तो ये जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, क्योंकि राइट एंड ड्यूटीज़ जो फ्रेंड्स हैं वो है कोरिलेटिव एंड इनसेपरेबल है, इन दोनों को जो है साथ साथ चलना चाहिए। लेकिन हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था, जो 26 जनवरी 1950 में जो लागू हुआ था, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारी फ्रेंड्स फंडामेंटल ड्यूटी जो थी वो नहीं थी। अब क्या होता है, लेटर 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है हमारे भारत के संविधान के अंदर, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है आपको, क्या फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमारी वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो आंसर है नो। फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसका पार्ट जो नहीं है, क्योंकि जो बाद में अमेंडमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 1976 में हुई, और 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है वो भारत के संविधान के अंदर लाया गया। इसके बाद हमारी फंडामेंटल ड्यूटी जो है जो लाया गया, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें 10 ही हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। लेकिन बाद में 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। इस 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो है एक और ड्यूटी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो है जोड़ी गई। तो अब टोटल जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो है फ्रेंड्स 11। वो कौन सी है, ईच ड्यूटी को हम जो है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। इसके पहले कि मैंने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन पूछा था कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारी है, इट इज़ टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया, जो आज का रशिया है लेकिन उस टाइम का यूएसएसआर था। तो ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ली गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया से, जो पहले यूएसएसआर था और आज वो रशिया के नाम से है। हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं एडिड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन गिवन बाय द स्वर्ण सिंह कमेटी। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर जो है उसको डाला गया था, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की गई थी। तो फ्रेंड वो कमेटी थी स्वर्ण सिंह
कमेटी। तो जो याद रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था, इन्होंने कहा था कि एक सेपरेट चैप्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला जाए, और वो सेपरेट चैप्टर जो है वो किसको कंटेन करेगा, वो कंटेन करेगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए उस टाइम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी हमारी इंडिया की, 1976 की बात है, तो उस टाइम इंदिरा गांधी जी जो प्रधानमंत्री थे हमारे, उन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट के ने इस कमेटी की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट लेके आए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, और 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था, इसके अकॉर्डिंग क्या था, एक नया जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो डाला गया था। फ्रेंड्स, हमारा पार्ट 4 जो है वो है डीपीएसपी। हमारा पार्ट 4 जो है वो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके आर्टिकल जो है वो है 36 to 51 आर्टिकल तक हमारे डीपीएसपी आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं, जो पार्ट 4 के अंदर है। और कोई भी चीज़ जब अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाई जाती है तो उसमें क्या होता है, उसमें उसी पार्ट को ए बी सी करके ऐसा रखा जाता है। तो ऐसे ही पार्ट 4 को जो है वो पार्ट ए करके जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया। और जे आर्टिकल जो है 36 से 51 तक जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आते हैं, और 51A जो हमारा आर्टिकल है उसके अंदर पूरी की पूरी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं। सिर्फ एक ही आर्टिकल है फ्रेंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए, वो है हमारा 51A। पार्ट कौन सा है, पार्ट है फ्रेंड्स 4A। कौन से अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई थी, वो था फ्रेंड्स 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली गई थी, वो थी स्वर्ण सिंह कमेटी। और एक और अमेंडमेंट आपने याद रखना है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, जिसमें 11 ड्यूटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली गई थी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है आ चुके हैं, इसलिए मैंने इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करके समझाया। आगे देखते हैं लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A जो हमारा फ्रेंड देखिए 51 जो आर्टिकल है वो आर्टिकल जो है डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, और 51A जो है वो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। इसके अंदर क्या है, ईच एंड एवरी ड्यूटी को अब हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट जो ड्यूटी है फ्रेंड वो क्या है, वो हमें ये कहती है अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमें अपने भारत के जो झंडा है हमारा, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम जो है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है। और ऐसा नहीं है कि हम अपने झंडे को जला दें, अपने जब नेशनल एंथम गाया जा रहा होगा तो हम उसकी डिसरिस्पेक्ट करें, तो हमने इसकी रिस्पेक्ट करनी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है, ये हमारी एक ड्यूटी है। और एक और फ्रेंड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये है कि जो नेशनल सिंबल जो है, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, जी मेरा एक वीडियो है नेशनल सिंबल्स, इसी चैनल के ऊपर इंडियन पॉलिटिक्स जो है प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो मिल जाएगा। और मैंने यहाँ पे ईच एंड एवरी पॉइंट को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया गया कि जो हमारे नेशनल सिंबल्स हैं कहाँ से लिए गए हैं, किन्होंने इसको डिज़ाइन किया है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को डिटेल में डिस्कस किया है। तो वो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा, तो आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। और इसके साथ ही मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक जो है वो डाल दूँगा। दूसरा जो हमारी दूसरी जो ड्यूटी है फ्रेंड वो क्या है, वो हमारी टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया। हमें उन महान जो विचार थे उनको फॉलो करना है जिन्होंने इंस्पायर किया था लोगों को नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब सबको पता है कि हमारा देश जो है वो कई 100 सालों तक जो है गुलाम रहा है। तो आज़ादी का संघर्ष करने के लिए जिन लोगों ने अपना हाथ बढ़ाया, अपना जो है योगदान दिया, अपनी ज़िंदगी को नशावर कर दिया देश के लिए, तो उनके जो आइडियाज़ हैं उनको हमने फॉलो करना है, उनके आइडियाज़ की रिस्पेक्ट करनी है। तीसरी जो ड्यूटी है हमारी वो है फ्रेंड्स टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। हमें एकता बनाए रखनी है, यूनिटी से रहना है, हमें डिवाइड नहीं होना है। जैसे हम धर्म के को लेके हम जे भाई उस रिलीजन का जे वाली भाषा बोलता है, वो वाली भाषा बोलता है, यानी किसी भी चीज़ को मुद्दा बना के हमने डिवाइड नहीं होना, हमने यूनिटी बनानी है। और दूसरा जो हमारा सॉवरेनिटी होता है, दैट इज़ द फ्रीडम हमारी जो है, क्योंकि इंडिया जो है वो एक ऐसा देश है जो किसी दूसरी कंट्री का डोमेनियन नहीं है, और ना ही जो दूसरी कंट्री के ऊपर
डिपेंडेंट है, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट ए डोमेनियन ऑफ अदर कंट्री। इट इज़ ए सॉवरेन कंट्री, जो इसके खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है और जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी दूसरे देश के ऊपर जो है डिपेंड नहीं है। तो ये भी चीज़ हमें अपने इंडिपेंडेंस को जो है वो बनाए रखना है। नेक्स्ट ड्यूटी जो है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना है, हमें अपनी कंट्री को बचाना है और अपने देश के लिए जब भी हमारी ज़रूरत देश को पड़ती है तो हमें अपने देश की सर्विस के लिए तैयार रहना है। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस के लिए हमें हमेशा जो है वो तैयार रहना है। नेक्स्ट जो ड्यूटी है वो है टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। देखो हमें क्या करना है, भाईचारे का रिश्ता जो है वो बना के रखना है, ब्रदरहुड का जो रिश्ता वो बना के रखना है। चाहे हम किसी भी धर्म के हों, चाहे हम कोई भी भाषा बोलते हों, चाहे हम किसी भी रीजन में रहते हों, किसी भी रीजन, कोई भी रीजनल एरिया हो हमारा, यानी किसी भी तरीके की हमारे बीच अगर डिवीज़न है, हमने उसको साइड पे रख के एक भाईचारे का रिश्ता जो है वो हमें जो है फॉलो करना है। और इसके साथ ही हमें क्या करना है, डिग्निटी ऑफ वुमेन, हमें वुमेन की भी इज्जत करनी है। नेक्स्ट ड्यूटी जो है वो है वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। देखिए हमारा इतना बड़ा देश है और हर एक रीजन में अलग अलग कल्चर जो है हमें देखने को मिलता है। इंडिया जो है एक यूनिटी है, इन द डाइवर्सिटीज़ में यूनिटी हमें देखने को मिलती है। और जो भी हमारे रिच हेरिटेज हैं, जो भी हमें विरासत में चीज़ें मिली हुई हैं अपने पूर्वजों से, तो हमें उनकी क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, उनको प्रिजर्व भी करना है, उनको बचा के रखना है, हमने अपनी संस्कृति को ख़त्म नहीं होने देना है। नेक्स्ट जो हमारा है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग हमारे जो फॉरेस्ट हैं, लेक्स हैं, रिवर हैं, वाइल्ड लाइफ है, इन सब चीज़ों को हमने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, इनकी इम्प्रूवमेंट करनी है, अपने इन्वायरमेंट को जो है गंदा नहीं होने देना है। तो इस सारी चीज़ों को हमने साथ लेके चलना है। और जितना भी हमारा जो है कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, जितनी भी हमारी लिविंग क्रिएचर है इस अर्थ के ऊपर, हमें इन सबसे क्या करना है, प्यार करना है और इनकी सुरक्षा करनी है। नेक्स्ट जो हमारी 8th ड्यूटी जो है, हमें साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाना है अपने अंदर। ऐसा नहीं है कि टोन के जो लोग बताते हैं, एक अंधविश्वास करके हमने सुपरस्टिशन की ओर नहीं जाना है, सुपरस्टिशियस लाइफ नहीं जीनी है। और एक हमें साइंटिफिक टेम्पर को अपने अंदर डेवलप करना है, ह्यूमनिज्म यानी इंसानियत को अपने अंदर रखना है, और इंक्वायरी और रिफॉर्म्स यानी जो भी चीज़, हमें ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके हम किसी भी चीज़ के ऊपर जो है विश्वास करना शुरू कर दें। हर एक चीज़ की इंक्वायरी करनी है, साइंटिफिक टेम्पर जो है, साइंटिफिक वे ऑफ लाइफ जो अपने अंदर अपनाना है और साइंटिफिक वे से हमें चीज़ों को देखना है और रिफॉर्म्स जो है हमेशा अपने अंदर करते रहना है। ज्ञान जो है, नॉलेज जो है हमेशा लेते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो आता है फ्रेंड्स, पब्लिक प्रॉपर्टी की हमें सेफगार्ड करनी। पब्लिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है फ्रेंड्स, जो सबकी होती है। और सबकी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, वो जो सरकार की प्रॉपर्टी होती है। जो भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, जहाँ जो भी सरकारी संपत्ति है, हमें उनको जो है सेफगार्ड करना है, प्रिजर्व करना है। ऐसा नहीं है कि सरकारी बसों को जला दो, रोड को तोड़ दो, सरकारी बिल्डिंग की जो है तोड़ फोड़ करो। और हमें वायलेंस को हमेशा जो है दूर रखना है, वायलेंस का सहारा नहीं लेना है और पब्लिक प्रॉपर्टी को हमने डैमेज नहीं करना है, क्योंकि वो हमें सरकार ने जो दी हुई ये प्रॉपर्टी है वो हम सब के लिए है और सब जो है उससे बेनिफिट ले सकते हैं। 10th जो ड्यूटी है फ्रेंड्स, ये क्या थी, टूवर्ड द एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। हमें जो है जितने भी स्फेयर हैं, जितने भी जहाँ पे भी हमारी जो डेवलपमेंट है, जैसे हमारा साइंटिफिक टेम्पर है, कल्चर है, आर्ट है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, और जितने भी शेयर्स हैं हमारी ज़िंदगी को जीने के, जितने भी पार्ट्स हैं, उन सबको हमने जो है एक कलेक्टिवली प्रिजर्व करना है, कलेक्टिवली उनका जो है उनकी प्रोटेक्शन करनी है, सब ने मिलजुल के। और सो दैट द नेशन, अब जो कलेक्टिवली हम लोग काम करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा जो देश है वो हायर लेवल ऑफ एंडेवियर एंड अचीवमेंट करेगा। हमारा देश बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करेगा और एक जो है एक रिस्पेक्ट जो है दुनिया से उसको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स 11th ड्यूटी जो है हमारी जो
सेकंड अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, उसमें ये नहीं थी। ये जो 11th ड्यूटी बाद में जोड़ी गई है, और ये ड्यूटी क्या है, 6 to 14 ईयर के जो चिल्ड्रन है ना हमारे देश में, उन सबको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। और ये ड्यूटी है हर एक सिटीजन की कि उनके जो बच्चे हैं 6 to 14 ईयर ऑफ एज जो है, और उनको जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी है। और ये अमेंडमेंट हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। और फ्रेंड्स यही जो है 6 to 14 ईयर अंडर आर्टिकल 21, जो 21A जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर जो है ये हमारे वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। क्योंकि अगर कोई भी जो है इस ड्यूटी को इनकार करेगा तो यू कैन क्लेम फॉर दैट ड्यूटी। तो ये जो फंडामेंटल राइट का भी हमारा जो है हिस्सा है। और फ्री टू 6 to 14 ईयर के बच्चों को आजकल फ्री एजुकेशन मिलती है। आप देखिएगा कि स्कूलों में फ्री बुक्स उनको मिलती हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में। और सॉरी फ्रेंड, तो उनको मिड डे मील जो है वो भी बच्चों को वहाँ पे स्कूल में मिलता है। और जिस सारा का सारा जो है एक फंड जो है इस जब 6 to 14 ईयर हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है और फंडामेंटल राइट भी है। इसके साथ ही फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं विच एक्सटेंड टू ऑल पर्सन वेदर सिटीजन और फॉरेनर, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सबको मिलते हैं, चाहे वो हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हमारे सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं, सिटीजन ऑफ द कंट्री यानी इंडिया के जो सिटीजन है। और इसके साथ ही कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं वो सिटीजन को भी मिलते हैं और फॉरेनर को भी मिलते हैं, यानी दोनों को मिलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आप बहुत ही इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी है, सिटीजन की है, ये जो फॉरेनर के लिए नहीं है। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू द सिटीजन ओनली एंड डू नॉट एक्सटेंड टू द फॉरेनर, ये फॉरेनर के लिए नहीं है। और हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और ऑल्सो नॉन जस्टिसेबल। देखो फ्रेंड्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी जो है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो है नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल वो चीज़ होती है फ्रेंड्स जिसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हो, और ज़बरदस्ती उस चीज़ को, मतलब बाय फोर्स बाय लॉ आप उस चीज़ को एनफोर्स करवा सकते हो, जो चीज़ जस्टिसेबल होती है। और नॉन जस्टिसेबल के अंदर आप क्लेम नहीं कर सकते हो। और कानून जो है ज़बरदस्ती, अगर कोई उसको फॉलो नहीं भी कर रहा है तो कानून उसको फॉलो करवाएगा जो जस्टिसेबल होता है। लेकिन नॉन जस्टिसेबल में ऐसा नहीं होता है। कानून जो है हमारा लॉ जो है उसको बाय फोर्स जो है वो लागू नहीं करवा सकता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे जो है और इसके साथ ही जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो है जो नॉन जस्टिसेबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर देयर डायरेक्ट एनफोर्समेंट बाय द कोर्ट। ये जो DPSP हैं और हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं इसमें ऐसा कोई प्रावधान दिया है कि जो कोर्ट जो है उसकी डायरेक्ट एनफोर्समेंट करवाए। जबकि फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं वो कोर्ट उनको डायरेक्ट एनफोर्स करवाता है, और वो हमारे जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। और यहाँ से भी अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई आप अपनी सजेशन देना चाहते हो तो वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। और ये टॉपिक अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।